फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिडेंट की पावर को जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में दी गई है। किसी भी अपराधी को, कोई कन्विक्टेड पर्सन है या सेंटेंस पा रहा जेल में बंद है या जेल जाने के पहले कन्विक्शन हो चुका है लेकिन जेल में जाना है, राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो किसी भी स्टेज पर किसी भी अक्यूज्ड को, किसी अपराधी को क्षमादान दे सकता है, पार्डन कर सकता है, उसके सेंटेंस में कमी कर सकता है, पनिशमेंट में इंटरफेयर कर सकता है, कम कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता, कम कर सकता है। क्योंकि ये जो हेडिंग दी गई है आर्टिकल 72 में, ये है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा। तो पार्डन का मतलब होता है एकदम क्षमा दे दे, या पार्डन के आगे लिखा गया एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट, तो चाहे पूरा क्षमा कर दे और इसके साथ साथ क्षमा अगर न करे तो उसे सस्पेंड कर सकता है, तत्कालिक रोक सकता है। रेमिट का मतलब कम कर सकता है, जो पनिशमेंट का अमाउंट है, क्वांटिटम है, जैसे 10 साल की जेल है 5 साल कर सकता है। और कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है, देखिए 2 वर्ड यूज किए गए हैं, अभी मैं समझा दूं आपको, रेमिशन और कम्यूटेशन। कम्यूशन, रेमिट का मतलब होता है जब दंड में राष्ट्रपति, जब सेंटेंस में प्रेसिडेंट रिडक्शन करता है, कमी करता है, और जो कमी होती है सेंटेंस में, उस कमी होने से सेंटेंस के नेचर में कोई चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को 15 साल की जेल दी गई है, तो 15 साल की जेल कम करके 10 साल कर दिया गया है, तो यहां देखेंगे सेंटेंस के नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। या 10 साल की जेल दी गई है, 5 साल की जेल हो गया, सेंटेंस के नेचर में चेंज नहीं हो रहा, केवल कमी हो जा रही है, जो इंप्रिजनमेंट है उसमें कमी हो जा रही है सेंटेंस में। तो इसको कहते हैं रेमिट, रेमिट करना, रेमिशन। दूसरा जो वर्ड यूज किया गया है वो है कम्यूट करना, कम्यूशन। कम्यूट करने का मतलब भी होता है दंड में कमी करना, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जहां रेमिशन में जो रिडक्शन होता है सेंटेंस में, पनिशमेंट में, वहां मैंने बताया आपको कि सेंटेंस या पनिशमेंट के नेचर में कोई चेंज नहीं होता, केवल कमी हो जाती है, लेकिन नेचर ऑफ पनिशमेंट वही रहता है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। लेकिन कम्यूट के केस में जब सेंटेंस को कम करते हैं तो सेंटेंस के नेचर में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने कहा कि जो उसको कोर्ट ने सेंटेंस दिया लाइफ इंप्रिजनमेंट का, आजीवन कारावास का, तो आजीवन कारावास का मतलब होता है जिंदगी भर जेल में सड़े रहो। अगर राष्ट्रपति उसके आजीवन कारावास को कहता नहीं, उसको घटा करके 10 साल कर दो, तो यहां आप देखेंगे सेंटेंस के नेचर में चेंज हो गया। लाइफ इंप्रिजनमेंट्स, लाइफ लॉन्ग स्टे इन द इंप्रिजनमेंट, हमेशा आपको वहीं रहना है। लेकिन जब आप कर देंगे, लिमिट कर देंगे, तो ये सेंटेंस का नेचर चेंज हो गया, लिमिटेड इंप्रिजनमेंट हो गया है, टाइम बाउंड इंप्रिजनमेंट हो गया, न कि लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया। तो इसे कहते हैं कम्यूट करना। जैसे मान लीजिए कि डेथ सेंटेंस दिया गया है, डेथ सेंटेंस को राष्ट्रपति ने कन्वर्ट कर दिया लाइफ इंप्रिजनमेंट में, यहां भी नेचर चेंज हो गया, तो कहां मर जाता, कहां वो भी जिंदा रहेगा, लेकिन जेल में जिंदा रहेगा, तो ये इसको कहते हैं कम्यूशन। या ऐसे समझ लीजिए कि किसी को 5 साल की जेल हुई है, प्रेसिडेंट उसे जुर्माने कर दिया 15,000, 1 लाख जुर्माना दे दो, तो अब सेंटेंस और जुर्माने के नेचर में डिफरेंस है। जुर्माने का नेचर पिक्यूनरी हो गया, फाइनेंशियल हो गया, बॉडी से कोई इसका मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप जेल में होंगे तो उसका इंपैक्ट अलग होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेमिशन और कम्यूशन। रेमिशन का मतलब होता है रिडक्शन इन पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड नेचर ऑफ द पनिशमेंट। कम्यूशन में क्या होता है? रिडक्शन इन द सेंटेंस बट विद द नेचर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के नेचर में चेंज हो जाता है। ये 2 वर्ड यूज किए गए हैं। तो राष्ट्रपति को पूरा पूरा क्षमा देने की पावर है। अगर क्षमा दे दी, ऐसा क्या अर्थ हुआ? क्षमा देने का मतलब होता है अब आप ब्लॉटलेस हो गए, अब आप कन्विक्टेड नहीं रहे। मान लिया आपको फॉर्म भरना आईएएस का, उसमें कॉलम है
क्या अभी दोष सिद्ध किए गए थे, ऐसा कोई कालम अभी तो नहीं आया है, लेकिन मान लीजिए अगर आ जाता है और आता है कि क्या आपको राष्ट्रपति ने समाधान दिया था, तो आप अगर लिख देंगे हमको प्रेसिडेंट ने पार्डन किया था, तो आपका जो ब्लॉट है, जो कन्विक्शन का जो धब्बा है वो धुल जाएगा और यू शैल बी ट्रीटेड एज गुड एज ऑर्डिनरी कैंडिडेट। अगर पूछा जाता है कभी आपका ट्रायल हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो आप लिखेंगे ट्रायल हुआ था, उसका रिजल्ट कन्विक्शन हुआ था, लेकिन कन्विक्शन को प्रेसिडेंट ने पार्डन कर दिया था। तो आपके ऊपर उस सेंटेंस का, उस कन्विक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा वर्त जीवन में, क्योंकि पार्डन का मतलब होता है कि आप बिल्कुल निरपराध हो गए। जो एक इनोसेंट पर्सन की पोजीशन सोसाइटी में होती है, वही पोजीशन आपकी भी होती है। तो प्रेसिडेंट को पावर पार्डन करने की है, रिमिट करने की है, कम्यूट करने की है। इसके साथ साथ आप देखेंगे आर्टिकल 72 क्लॉज 1 में दो वर्ड और यूज किए गए हैं, वो है रिप्रीव्स, रिस्पाइट्स। रिप्रीव्स, अब हिंदी में नहीं मुझे मालूम क्या होगा। रिप्रीव्स और रिप्रीव का मतलब होता है कि टेम्पररी सस्पेंशन, जैसे कोई आदमी फांसी के फंदे पर है या कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया है, कोर्ट ने कहा इनको 10 साल की कारावास हो रही है, राष्ट्रपति कहेगा फिलहाल रोक दो, फिर इसके बाद दिशा हो सकता है वो मैटर उसका पेंडिंग प्रेसिडेंट के सामने हो, तो प्रेसिडेंट को पावर होती है कि टेम्पररली उस मैटर को सस्पेंड कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम परमानेंट पार्डन। पार्डन तो कर ही सकता है, साथ साथ उस सेंटेंस को सस्पेंड भी कर सकता है। और रिप्रीव और रिस्पाइट दो वर्ड यूज किए गए हैं। रिप्रीव का मतलब होता है कि एब्सोल्युटली टेम्पररी, फिलहाल रोको, देखा जाएगा आगे। देखिए रिस्पाइट और रिप्रीव में कोई अंतर नहीं है। रिप्रीव का मतलब होता अभी फिलहाल रोको जब तक फर्दर ऑर्डर ना हो, चाहे फांसी के फंदे पर खड़े हो, 2 मिनट 3, देखिए कम पीरियड के लिए अप्लाई करता, आज तक कभी इंडिया में ऐसा केस नहीं आया है, इसलिए इसका रियल मतलब, रियल मीनिंग देना बहुत मुश्किल है। लेकिन रिप्रीव का मतलब होता है एब्सोल्युटली टेम्पररी, 2 मिनट 3 मिनट के लिए रोको, तब तक राष्ट्रपति के पास मान लीजिए कोई एविडेंस मिल जाता है कि नहीं वो तो आदमी निरपराध है, तो हो सकता है राष्ट्रपति से पूरी माफी दे दे। तो रिप्रीव वर्ड यूज किया गया है टेम्पररी सस्पेंशन को। और जो रिस्पाइट वर्ड है, रिस्पाइट मतलब तो सांस लेना। जैसे आपको जेल जाना है, अब पुलिस ने कहा इसको तुरंत ले चलो जेल, तो प्रेसिडेंट का मैसेज आ सकता है कि भाई 2 घंटे रोक दो, इसकी मां से मिलने आ रही है। रिस्पाइट का अर्थ ही होता है थोड़ी देर रुक जाओ, सांस लेना। तो रिस्पाइट और रिप्रीव में कोई बेसिक डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों टर्मिनोलॉजी जो यूज किए गए हैं आर्टिकल 72 में, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ऐसी पोजीशन नहीं आई है कि दोनों को मीनिंग निकालने की जरूरत पड़ी हो। इसलिए एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि रिप्रीव और रिस्पाइट में क्या अंतर है, लेकिन जो मैंने बताया अंतर, जो डिक्शनरी मीनिंग है वही है। रिप्रीव का मतलब होता है बिल्कुल सेकंडों के लिए रोको, स्टे कर दो, मतलब स्टे, सस्पेंशन अगर कर दिया तो सस्पेंशन का मतलब होता अनडिफिनिट हो सकता है। जैसे स्टे ऑर्डर आप लेते हैं तो अगर कोई टाइम बाउंड ना हो तो जब तक चाहे तब तक ले लें। तो सस्पेंशन एक ब्रॉड टर्म है जो राष्ट्रपति को पावर देता है, जब तक फर्दर ऑर्डर ना हो तब तक सेंटेंस को रोक दीजिए, कैसा भी सेंटेंस हो, चाहे जेल का हो, चाहे जुर्माने का हो, चाहे डेथ सेंटेंस हो, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हो। सेंटेंस मतलब सेंटेंस होता है। और रिस्पाइट का मतलब होता है तुरंत रोको, थोड़ी देर के लिए रोको। तो जो आर्टिकल 72 में जो वर्ड यूज किए गए हैं, एक तो पार्डन यूज किया गया है, मैंने पार्डन को बताया आपको, प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट पावर होती है। और इस जो प्रेसिडेंट की पावर आर्टिकल 72 में होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें पार्लियामेंट लॉ बना करके या कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम केस लॉ पे आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसे न तो कम कर सकती है न तो समाप्त कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति की पावर ये एब्सोल्यूट पावर है। तो पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन और कम्यूशन, ये मैंने जो वर्ड्स आपको यूज किए हैं जो आर्टिकल 72 में दिए गए हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। अब इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 72 क्लॉज 1 में। पहला तो ये राष्ट्रपति की पावर किस कंटेक्स्ट में है। एक तो मैंने बताया सेंटेंस के बारे में पावर, तो कौन सा सेंटेंस, तो 1 में क्लियर किया गया है कि चाहे सेंटेंस मिलिट्री सेंटेंस ही क्यों ना हो, कोर्ट मार्शल ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट को पावर उसे भी क्षमा करने की है, अपार्ट फ्रॉम सिविल
क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस है जो इंडियन पीनल कोड में है या और कोई ऑफेंस है। दूसरा, चाहे कोई भी, अब देखिए दो तरह के मैटर क्लास बी और सी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो ये कि जो यूनियन लिस्ट में मैटर्स हैं, जो अपराधों, जिन अपराधों का मेंशन यूनियन लॉ बनाती है, गवर्नमेंट को, जो पार्लियामेंट को पावर है लॉ बना करके नोटिफाई करने की, उसमें प्रेसिडेंट को पावर है माफी करने की, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। लेकिन जो डेथ सेंटेंस की पावर है वो किसी भी लिस्ट में हो, चाहे स्टेट ऑफेंस हो, चाहे यूनियन ऑफेंस हो, चाहे गवर्नर को पावर हो चाहे ना हो, गवर्नर को पावर भी होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके। तो ये गवर्नर की पावर वही होती है जो राष्ट्रपति की पावर होती है, लेकिन गवर्नर की पावर लिमिटेड दो कंटेक्स्ट में होती है। एक तो ये कि गवर्नर की पावर केवल स्टेट लिस्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं उन पर होती है। दूसरा, अगर गवर्नर किसी को माफी दे देता है या मना कर देता है तो राष्ट्रपति के पास उसे पुनः लाया जा सकता है अगेन। तो प्रेसिडेंट की पावर आर्टिकल 72 में गवर्नर की पावर से ज्यादा होती है 93 में जो दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। लेकिन दो बातें और इसमें याद रखिएगा आर्टिकल 72 में। पहला तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 53 क्लास 3 में जब प्रेसिडेंट की पावर को, पोजीशन को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट लॉ बना करके प्रेसिडेंट की पावर पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी जो भी एब्सोल्यूट पावर है उसको जो यूज करेगा, उसका यूज करेगा, वो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ करेगा। तो पार्लियामेंट लॉ बना करके प्रेसिडेंट की पावर को कम कर सकती है या किसी और को डेलीगेट कर सकती है। तो आप देखेंगे कि ये प्रोविजन स्पेसिफिकली दे दिया गया, आर्टिकल 72 में ही दे दिया गया क्लास 2 में, जिसमें लिख दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि राष्ट्रपति की शक्ति जो दी गई आर्टिकल 72 में, ये मिलिट्री पर्सनल, जो मिलिट्री स्टाफ का जो हेड है, जिसको माफी करने की पावर दी गई है मिलिट्री मैटर्स के मामले में, कोर्ट मार्शल के मामले में, उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाकर कहती नहीं, कमांडर इन चीफ को, आर्मी चीफ को कोर्ट मार्शल के मैटर्स में माफी देने की पावर होगी, तो प्रेसिडेंट उसे मना नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। और अगर कोर्ट मार्शल माफी नहीं देता तो प्रेसिडेंट उसे माफ कर सकता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही चीज तीसरे क्लास में भी है कि गवर्नर की पावर में इंटरफियर नहीं करेगा। गवर्नर की अपनी स्टेट लिस्ट में गवर्नर को वही पावर होगी जो प्रेसिडेंट को होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, सारी पावर, फांसी रोकने की पावर गवर्नर के पास भी है, प्रेसिडेंट के पास भी है, लेकिन अगर गवर्नर नहीं रोकता तो प्रेसिडेंट में एक मर्सी पिटीशन अलग से फाइल की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने क्षमादान मना कर दिया है तो गवर्नर के पास आप मर्सी पिटीशन फिर नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति एक एब्सोल्यूट एंटिटी है, भारत का संविधान का प्रमुख भी है, हेड ऑफ द स्टेट भी है। तो भले आर्टिकल 73 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति उन्हीं पावर को यूज करेगा जो यूनियन लिस्ट में है, लेकिन डेथ सेंटेंस की एक ऐसी पावर है जो चाहे स्टेट लिस्ट में हो, जो यूनियन लिस्ट में है, उसमें गवर्नर के अलावा गवर्नर को पावर जो दी गई है, गवर्नर के ऊपर राष्ट्रपति को पावर दे दी गई है। बाकी अलग चीजों में जो सेंटेंस का रिडक्शन है उसमें गवर्नर को पावर स्टेट लिस्ट में है और प्रेसिडेंट को यूनियन लिस्ट में दी गई है। ये इतने चीजें मैंने बताई आपको कि रिप्रीव क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है, कमोशन क्या होता है, पार्डन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। इन चीजों, अब ये तो जनरल चीजें हो गई। अब हमको ये डिस्कस करना है कि इस प्रेसिडेंट की पावर पर क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या प्रेसिडेंट अगर किसी को माफी दे देता है तो कहीं कोई चैलेंज हो सकता है? तो इसका रिप्लाई हां, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और हुआ है। उन केसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नेचर ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर है, अब पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा ये पावर आती कहां से है, इसकी पावर लिमिटेशन क्या है, तभी क्लियर हो जाएगा जब हमारे समझ में आ जाएगी ये पावर कहां से आती है। तो आप ये पहला जो रीजन है, पहली जो इसकी फिलॉसफी है, ये आती है ब्रिटिश क्राउन से। ब्रिटिश क्राउन के पास एक पावर क्लेमेंसी की है, उसको कहते हैं दयाशीलता की पावर होती है। राजा में होती थी, अकबर के पास भी होती थी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी होती थी। राजा किसी को भी माफ कर सकता, बड़े बड़े ऑफेंसेस को पार्डन कर सकता है, कम कर सकता था। ठीक वही पावर क्लेमेंसी की जो पावर ब्रिटेन में किंग को दी गई है, वही पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। और ब्रिटेन का किंग भी आज इस क्लेमेंसी की पावर को, क्षमादान की पावर को
अपने आप यूज नहीं करता, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे यूज कर सकता है। इंडिया में भी यही पोजीशन है। हमने पहले ही क्लियर कर दिया था आपको कि आर्टिकल 74 में जो भी पावर यूज करेगा प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही यूज करेगा। इसलिए राष्ट्रपति जो क्षमादान की पावर पेपर पर दी गई है, एक तरीके से पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर है विद सर्टेन पैरामीटर्स। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये ब्रिटिश क्राउन की पावर है, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, इसलिए वो पावर यहां से दी गई। दूसरा, क्योंकि प्रेसिडेंट आप जानते हैं आर्टिकल 52 में हेड ऑफ द स्टेट है, 53 में सारे पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्योंकि प्रेसिडेंट में वेस्ट करती है, इसलिए जो कोर्ट का डिसीजन है मेरिट पर, जैसे कोर्ट ने फांसी दे दी तो प्रेसिडेंट को पावर फांसी को रोकने की तो नहीं है, फांसी को उलटने की तो नहीं है, क्योंकि फांसी देने की पावर जुडिशियल पावर है। या अगर सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं हम इसको सेंटेंस नहीं देंगे, तो प्रेसिडेंट को सेंटेंस देने की पावर नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट को जुडिशियल अथॉरिटी तो है नहीं, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है। तो ये जो पावर प्रेसिडेंट की, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर जुडिशियल नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है। तो जब आप इतिहास के पन्नों को खोलेंगे तो पुराने जमाने में सारी पावर्स राजा के पास होती थी, एग्जीक्यूटिव पावर भी, जुडिशियल पावर भी, लेजिस्लेटिव पावर भी। राजा न्याय भी करता था, राजा दंड भी देता था, और राजा लॉ भी बनाता था। लॉ मेकिंग पावर, राजा के मुंह से निकला वही कानून हो गया। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में, क्योंकि किंग की ये पावर डिवाइड हो गई, प्रेसिडेंट केवल एग्जीक्यूटिव का हेड रहा, जुडिशरी का हेड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, पार्लियामेंट्री का हेड जो गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसलिए प्रेसिडेंट की पावर ये एग्जीक्यूटिव पावर है। लेकिन दूसरी कैपेसिटी में, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भले ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 72 में उसे इतना ऑनर देता है, रेस्पेक्ट देता है। अगर प्रेसिडेंट ने माफी दे दिया, उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन जजमेंट नहीं चेंज कर सकता। प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता मैंने जजमेंट उलट दिया है सुप्रीम कोर्ट का मेरिट पर। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का मेरिट पर स्टिल रहेगा, केवल उस जजमेंट की रिलीफ को जो सुप्रीम कोर्ट से मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, प्रेसिडेंट उसमें इंटरफेयर करता है। जजमेंट के मेरिट पे उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, और ना तो उन ग्राउंड्स पे इंटरफेयर कर सकता है जो ग्राउंड कोर्ट ने किसी को सेंटेंस देने के लिए दिए हैं, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो, चाहे फाइन हो, चाहे इम्प्रिजनमेंट हो, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। तो ध्यान रखने की बात है कि प्रेसिडेंट की पावर, इसलिए मैंने कहा था कोसाई जुडिशियल पावर है, बेसिकली है एग्जीक्यूटिव पावर, क्योंकि अपनी कैपेसिटी में, राजा की कैपेसिटी में, हेड ऑफ स्टेट होने की कैपेसिटी में किसी को भी माफी दे सकता है। इसलिए दूसरी पावर है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, सुप्रीम ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है वो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर इसको देखा जाए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से, मानवीय दृष्टि से, तो हमने देखा कि मानवीय दृष्टि से ह्यूमन राइट आज के टाइम में डेमोक्रेटिक सेटअप में जो ह्यूमन राइट का वायलेशन बहुत हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस आ जाए जिसमें प्रॉपर एविडेंसेस ना आ पाए हो, किसी गवाही को छुपा लिया गया हो, कागज का पन्ना खो गया हो जो वाइटल होता, जजमेंट में इंपॉर्टेंट होता, या किसी विटनेस को किडनैप कर लिया गया हो जिसे तब छोड़ा जाए जब किसी को सेंटेंस हो जाए, कोर्ट कर दे, ऐसा होता है। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए किसी को फांसी हो गई, सेंटेंस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया, या इम्प्रिजनमेंट 10 साल का सुना दिया। आप पिक्चरों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि जजमेंट लिखते लिखते कोई गवाह आ जाता है, जबकि अपोजिट पार्टी कहती है साहब ये झूठ बोल रहा है, कोई गवाही अब नहीं आने वाली है। लेकिन एक गवाह खड़ा होता, बोला मैं भी जिंदा, हमको किडनैप कर लिया गया था, मैं छूट के आ रहा हूं। वो गवाही देता है और उस गवाही पर जज साहब की कलम चलते चलते रुक जाती है। तो कोई जजमेंट तभी फाइनल होता जब लिख दिया जाए, लिखने से पहले, हस्ताक्षर करने से पहले वो जजमेंट नहीं होता, भले पूरी हियरिंग हो गई हो। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि जजमेंट हो गया हो, कलम चल चुकी हो, तब क्या होगा? तब ऐसे केस में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि आप इनजस्टिस न होने दें। जब प्रेसिडेंट के सामने मर्जी पिटीशन फाइल की जाती है, उसमें लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, ये विटनेसेस हम नहीं ला पाए थे, ऐसे रीजंस थे, या उसमें अवेलेबल नहीं हो सकते थे, अब अवेलेबल हुए हैं, तो प्रेसिडेंट उस पर फोकस करता है, उस पर अटेंशन पे करता है,
कंसीडर करता है और अकॉर्डिंगली वो पिटीशन डिसाइड करता है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेसिडेंट की पावर का जो सोर्स है वो है ह्यूमैनिटी, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। किसी को अगर गलत तरीके से दंड मिल गया है तो उसका करेक्शन करने की पावर प्रेसिडेंट को दी गई है अपने इस पावर के थ्रू। तो 3 रीजन है, एक तो हिस्टोरिकल रीजन मैंने बताया आपको, जिसमें सॉवरेन पावर है, ब्रिटिश क्राउन चली गई है। दूसरा ये पॉलिटिकल पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है, और इसको दी गई है ताकि अगर न्यायालय से कोई भूल चूक हो जाए उसे सुधार सके और कन्विक्टेड पर्सन को भी रिलीफ मिल सके अगर कन्विक्शन प्रेसिडेंट के हिसाब से गलत हुआ है तो। तीसरा है ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज की सोसाइटी में इंडिविजुअल राइट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को गलत फांसी हो गई, बाद में पता लगा, तो पछताने के अलावा प्रेसिडेंट को कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए समय चलते ही प्रेसिडेंट इसे रेक्टिफाई कर सकता है, उसे पार्डन करके। अब यह है कि राष्ट्रपति की जो पावर दी गई है उसकी लिमिटेशन क्या है। क्या राष्ट्रपति के अगर क्षमादान के ऊपर कोई है तो ध्यान रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इस कई केस में कहा गया है, इसमें जो 1975 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके 42nd अमेंडमेंट हुआ था, या 39th अमेंडमेंट में जो 329A जोड़ दिया गया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में इमरजेंसी में कि इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई एक ट्राइब्यूनल करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्वैश कर दिया था और ले डाउन किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। क्यों? नंबर 1, ये रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है। दूसरा, ये सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है। तीसरा, आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, क्योंकि एक ही ट्राइब्यूनल पीएम को देखेगी, एक ट्राइब्यूनल नॉन ऑर्डिनरी आदमी देखेगी, जबकि रूल ऑफ लॉ कहता है कि एक ही साम्राज्य में, एक ही कंट्री में कोर्ट के सामने सब बराबर हैं, आर्टिकल 14, और जो भी लॉ का प्रोटेक्शन मिलेगा सबको मिलेगा। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 329A में अमेंडमेंट करके कैसे ये प्रिविलेज ले सकते हैं, कैसे अपने को एक ऊपर फूटिंग में रख सकते हैं पब्लिक से, कि उनका जो ट्रायल हो, उनका जो इलेक्शन पिटीशन डिसाइड हो वो अलग ट्राइब्यूनल से हो, और ऑर्डिनरी जो सिटीजन है, ऑर्डिनरी कैंडिडेट का जो इलेक्शन पिटीशन है वो हाई कोर्ट से हो। इसलिए क्वेश कर दिया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू, आपने मिनर्वा मिल केस देखा, इसके बाद तो बहुत सारे केस आ गए हैं, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो कहते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी आपने देखा 2017 में जजेस अकाउंटेबिलिटी बिल आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया, जिसमें एग्जीक्यूटिव अपना रोल बढ़ाना चाह रही थी जजेस के अपॉइंटमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को फ्लॉट करता है। अगर एग्जीक्यूटिव पे सो होगी जुडिशरी में, तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के दबाव में होगी, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायर्स है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा कि जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ढांचा है, इसे पार्लियामेंट लॉ बनाकर समाप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर प्रेसिडेंट को दिया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 52 में देयर शैल बी प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 53 में ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी एक्सरसाइज्ड थ्रू हिज सबऑर्डिनेट्स। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए जो आर्टिकल 72 के पार्लियामेंट की पावर है, पार्लियामेंट लॉ बना के छीन नहीं सकती इसे लेकर के। अब कुछ केसेस के थ्रू समझ, अच्छा इसको इतना हो गया, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर होगी, लेकिन जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होगी वो लिमिटेड पावर होगी, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया केस को, मेरिट पर प्रेसिडेंट डिसीजन ले नहीं सकता, केवल ह्यूमन ग्राउंड पर, टेक्निकल एरर के बेसिस पर सही ढंग के साक्ष्य नहीं आए हैं, कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी कि एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे, और अगर एविडेंसेस होते तो कोर्ट का जजमेंट चेंज हो सकता था। तो इन ग्राउंड को लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 72 के पावर को यूज कर सकता है। और एक चीज, दूसरी चीज, इन पावर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैलाफाइडली नहीं यूज कर सकता। जो उसे पावर दी गई है, ये पावर की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ये व्हिम्सिकल पावर नहीं है।
आर्टिकल 14 का वायलेशन करके आर्बिट्रेरली इसको यूज नहीं कर सकता। जो भी उसके सामने एविडेंसेस आएंगे, जो हियरिंग कोई जरूरी नहीं है, जो पेपर एविडेंसेस आएंगे उन्हीं के बेसिस पर मेरिट डिसाइड करेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा। और तीसरी चीज यह है कि प्रेसिडेंट को इसका जो यूज है, इसका यूज जनरली ना अभी तक कोई इसमें नाम सेट नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 74 में कि प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे करेगा तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर का बेटा खून करके आता है, कत्ल करके आ जाता है या रेप करके आ जाता है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की असिस्टेंस से एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कि माफ कर दिया जाए, तो मैटर पॉलिटिकल हो गया। मैंने कहा पॉलिटिकल मींस एग्जीक्यूटिव, और प्रेसिडेंट केवल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, और इसीलिए कोर्ट ने अपनी जुडिशियल पावर को मेंटेन की है। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पावर आर्टिकल 74 से भी डिराइव होती है, इसलिए हमारी पावर सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है रिव्यू का, वो हमेशा मेंटेन रहेगी। अब हम एक एक करके इसमें हमने आपको नटशेल में बताया कि प्रेसिडेंट की पावर क्या है, इस पर लिमिटेशन क्या है, कैसे यूज कर सकता है, कहां तक अपने डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकता है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि प्रेसिडेंट किसी भी पिटिशनर को पर्सनल हियरिंग देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि कोर्ट नहीं है, वो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमें पर्सनल हियरिंग दिया जाए। नेचुरल जस्टिस उसी समय पूरी हो जाती है जब किसी न किसी तरीके से प्रेसिडेंट उससे रिप्रेजेंटेशन ले ले, दोनों साइड से मंगा लेता है। पिटिशनर से कहता है आप लिख के दे दीजिए, और उसी की बेसिस पर प्रेसिडेंट या उसकी जो सेक्रेटेरिएट होती है वो डिसाइड कर देती है। तो पर्सनल हियरिंग करने का क्लेम कोई भी पिटिशनर नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के सामने। अब हम आते हैं यहां पर इन्हीं पोजीशन को कैसे क्लियर किया गया है। तो इस केस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे कि आर्टिकल 74 के मामले में है कि क्या प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बाउंड है। तो एक केस आया था मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इंपॉर्टेंट केस था। इंपॉर्टेंट इसलिए था, देखिए दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, और दूसरा केहर सिंह बनाम भारत सच्चाई 1883, और दूसरा केहर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो डिसाइड किया गया था 89 में। तो केहर सिंह का वही केस है जो इंदिरा गांधी को मर्डर किया गया था, मर्डर हुआ था 89 में, केस डिसाइड किया गया था। मारूराम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि प्रेसिडेंट जो पार्डन देता है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि ये पावर पॉलिटिकल है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस आती है। दूसरा, प्रेसिडेंट को अगर पावर दे दी गई है व्यूसिकली काम करने की, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से काम करने की, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नॉर्म के अगेंस्ट होगा। इसलिए प्रेसिडेंट को हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा। इस जजमेंट में कंट्रोवर्सी यह है कि अगर प्रेसिडेंट काम करेगा तो जजमेंट तो माफी पॉलिटिकल होगी, लेकिन इसके कुछ मापदंड बने हैं जो शत्रुघ्न सिंह के केस में भी बताएंगे आपको आगे चल करके, जो डिसाइड किए गए हैं। तो इसमें जो एक केस मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन कर दिया गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के पावर, प्रेसिडेंट के पावर ये इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और दूसरा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिटिकल होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दे दी गई है, ताकि किसी के साथ एट्रोसिटी ना हो, किसी के साथ इंजस्टिस ना होने पाए। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक केस था पंजाब बनाम जोगिंदर सिंह का केस 1990 में डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इसमें ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। एक दूसरा केस भी था
अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके 1 साल के बाद आया था 1991 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो पावर आज के 72 प्रेसिडेंट को दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ढांचा है, और ये सीआरपीसी में जो पावर दी गई प्रेसिडेंट को, जो गवर्नमेंट को दी गई है, आप देखेंगे जब सीआरपीसी पढ़ेंगे आर्टिकल 43 टू 433, 433A, हम यहाँ ज्यादा नहीं जाएंगे, इसमें गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट, ये जो प्रेसिडेंट की पावर है आज की 72 की, ये सीआरपीसी के सेक्शन 432, 433, 433A से ऊपर है। थोड़ा अभी डिस्कस कर देंगे आगे चल करके, अभी समझ लीजिए इतना ही। तो ये हमने समझा 2 केसेस में कहा गया कि पंजाब वर्सेस जोगिंदर सिंह और दूसरा अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे छीना नहीं जा सकता। और इसके नेचर के बारे में जैसे मैंने बताया आपको कि हिस्टोरिकली ये सॉवरेन पावर है, पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव पावर है, और तीसरा ये कोसाई जुडिशियल पावर है। 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया था जी कृष्णा गाउत वर्सेस आंध्र प्रदेश, ये 1976 का केस है। जी कृष्णा गाउत वर्सेस आंध्र प्रदेश, गोविंद कृष्णा गाउत वर्सेस आंध्र प्रदेश। और दूसरा केस था कुलजीत सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर, 1982 का केस था। उसी में डिसाइड किया गया था कि प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्रेसिडेंट का नेचर क्या है। तो पहला मैंने देखा मारू राम के केस में, और इसके बाद केहर सिंह के केस में कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस होते हैं। जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है लिमिटेड ग्राउंड पर, मैलाफाइड ग्राउंड पर, डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड पर। पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जोगिंदर सिंह और अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसाइड किया गया कि ये एब्सोल्यूट पावर है और विधायिका या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और 2 जजमेंट मैंने आपको बताया, जी कृष्णा गाउत वर्सेस आंध्र प्रदेश और कुलजीत सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसमें कहा गया था कि इसके 3 सोर्सेज हैं जो मैंने आपको अभी पहले डिस्कस किया था। एक तो हिस्टोरिकल, दूसरा पॉलिटिकल और तीसरा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। और अब आप देखिए राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति की जो पावर आती है ये कहां से आती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। राष्ट्रपति बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करने के लिए, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। जब दोनों को मिला के आप पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट बाउंड भी है, और ये पावर प्रेसिडेंट की अनरीजनेबल होनी चाहिए पालन करने की, मनमानापूर्ण न हो, गुड फेथ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, केयरफुल्ली होना चाहिए, वाइजली होना चाहिए, विदाउट एनी मैलिफाइड होना चाहिए। ये पावर आती है प्रेसिडेंट के आर्टिकल 72 से, और किसी तरीके से आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो सकता। और क्योंकि पॉलिटिकल ये पावर पॉलिटिकल है, इसलिए जुडिशियल लेवल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास इसमें दी गई है। अब एक क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कैसे करता है। एक तो ये तरीका मैंने बताया आपको कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस होती है, लेकिन क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ऐसी पावर है कि जिसको चाहे उसको माफी करने की एडवाइस दे दे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और इसके अलावा प्रेसिडेंट की अपनी गरिमा भी होती है। मान लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा माफ कर दो, प्रेसिडेंट नहीं माफ किया, तब क्या होगा? तब प्रेसिडेंट प्रिवेल करेगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति है, कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेता है। भले आप उसको इंपीच करिए, लेकिन उस समय तो मानना ही पड़ेगा। तो यहां पर आप देखें कुछ केसेस हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि 3 केसेस ऐसे आए थे। 1967 में 2 केस आया था प्रेसिडेंट के सामने। एक तो था 67 में नक्सलिज्म अपने स्ट्रीम पर था, और 2 नक्सलिस्ट थे, एक किस्ता गौर इसका नाम था, दूसरा था भूमैया। 1967 में दोनों को फांसी हुई, सुप्रीम कोर्ट में गया, दोनों को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, बहुत तरह से माफी पॉलिटिकल सर्किल से भी कहा माफ कर दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सोशल रिफॉर्मर भी थे, क्योंकि दोनों नक्सलाइट्स में बिलीव करते थे, कई लोगों मर्डर किया था। तो प्रेसिडेंट ने कहा हम इनको माफ नहीं करेंगे, डिस्पाइट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पर कोई एडवाइस नहीं आई, और प्रेसिडेंट ने अपने सेक्रेटेरिएट से माफी देने से इनकार कर दिया। ये 2 ऐसे केसेस हैं जो इतना तो बताते ही हैं कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इस पावर का यूज इंडिपेंडेंटली भी कर सकता है, हालांकि जनरली ऐसा वो नहीं करता।
दूसरा केस देखेंगे आप 76 का है, नागभूषण पटनायक वर्सेस आंध्र प्रदेश का केस है। यह भी नक्सलाइट था और इसको लोकल कोर्ट से बाद में सुप्रीम कोर्ट अफर्म किया गया। मर्डर केस में फांसी हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फांसी को रिटेन किया, लेकिन प्रेसिडेंट के सामने जब आया तो इसे प्रेसिडेंट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया अपनी डिस्क्रिप्शन का यूज करते हुए। ये 3 इलस्ट्रेशन ऐसे हैं जहां प्रेसिडेंट ने अपने डिस्क्रिप्शन को अपने ढंग से यूज किया गया। उसका रीजन ये था कि उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो वीबी गिरी थे, और आप जानते हैं वीबी गिरी को, ये सोशलिस्ट नेता थे, इनका कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, फिर भी इलेक्ट हो गए थे। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, जब बताया होगा कि चुनाव प्रेसिडेंट क्या होती है, कैसे इलेक्शन होता है। अब ये क्वेश्चन एक और हमारे सामने आता है कि प्रेसिडेंट ये डिसीजन लेता कैसे है। मान लीजिए काउंसिल मिनिस्टर्स ना होती तो क्या होता। एक केस ऐसा भी है, आप देखेंगे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तब यूपी बना, एमपी बना, बिहार बना। इसके पहले तो पुराने स्टेट्स थे, रियासतें थी, जैसे बंबई का स्टेट था, तो बंबई का केस था, अगर आप याद करें, केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस था, महाराष्ट्र नहीं कह सकते क्योंकि तब बॉम्बे नहीं था। तो केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस था और 1962 में डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। इसमें यही था कि नानावती ने अपनी वाइफ के प्रेमी का मर्डर कर दिया था। और आप जानते हैं, अगर आईपीसी में आप पढ़ते होंगे तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आर्टिकल 30 की जो एक्सेप्शन दिए गए, एक पहला एक्सेप्शन है बाद में, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो नानावती ने जो मर्डर किया था अपने वाइफ को, क्योंकि बेवफा थी वो, क्या वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, अचानक प्रकोपन दिया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये मर्डर कैलकुलेटेड था, वेल प्लान्ड था और बहुत ही प्लानिंग प्लान तरीके से मर्डर किया गया था और उसे फांसी दे दी। लेकिन जब ये आया, उस समय विजय लक्ष्मी पंडित थी, बॉम्बे की गवर्नर हुआ करती थी, उनके सामने आया और उन्होंने रिकॉर्ड देखी, किसी की एडवाइस नहीं आ रही है, उनके पास रिकॉर्ड आया, पूरा रखा गया और मर्सी पिटीशन में प्ली लिया गया, उसके सामने प्ली लिया नानावती के वकीलों ने, नानावती ने, कि साहब ये आप इसका पूरा रिकॉर्ड देखिए, ये मर्डर नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, ये नेवल कमांडर, आर्मी का बहुत बड़ा, इंडियन नेवी का बहुत बड़ा ऑफिसर था और बड़ा लॉयल ऑफिसर था। पाकिस्तान, ये इंडिया चाइना के वार में इसने काफी भूमिका निभाई थी अपनी। तो ये सब देख करके उसके लॉयल्टी को, उसके ऑनेस्टी को, उसकी सर्विसेज की मेरिट को देखते हुए विजय लक्ष्मी पंडित ने इसे माफी दे दी, माफ कर दिया गया। बाद में ऑस्ट्रेलिया चला गया। अभी 2 साल पहले इनकी डेथ हुई है कि नानावती। इस पर एक सीरियल भी आ चुका, शायद मैंने देखा तो नहीं, लोग बताते सी पे, मुझे नहीं नाम सीरियल का, लेकिन ये एग्जैक्टली कहानी वही है इस पे लेकर के। तो आप ये इतना मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट की पावर पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, कोर्ट कहां तक रिव्यू कर सकती है, गवर्नर प्रेसिडेंट का एडवाइस कहां तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से वो बाउंड हो सकता है, और किस सीमा तक वो अपने डिसीजन को यूज कर सकता है। अब एक चीज हमारे सामने और रह जाती है, इसमें एक इम्पोर्टेंट बहुत केस और है जो बाद में आया है, वो मैं बताना चाह रहा था, दिमाग उतर गया हमारे। इपुरू शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये 2006 का केस है, ये भी नक्सलाइट का केस है। इसमें गवर्नर ने माफी दे दी थी एक नक्सलाइट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसे माफी नहीं दे सकते बिना सुने हुए, बिना कायदे से। तो आपको इसमें यह कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट अपने पावर को यूज करेगा। दूसरा, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं आती तो ये प्रेसिडेंट की पावर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, इसलिए आर्टिकल 14 में ये आर्बिट्ररी नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में ही यूज करेगा, वो चाहे आर्टिकल 72 में। हालांकि ये केस, ये जो मैटर लाया था गवर्नर का था, आंध्र प्रदेश का गवर्नर था, आर्टिकल 161 में ये पावर गवर्नर को दी गई है। गवर्नर ने माफी दे दी थी, कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते कि आप जिसको चाहे माफी कर दे, जिसको नहीं कर सकते, और माफी देना या नहीं देना है इसको डिसाइड करना है आर्टिकल 14 के कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर से,
आर्टिकल 14 आप जानते ही हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, रूल ऑफ लॉ को ये प्रमोट करता है। ये जनरल इतनी बातें हैं। कल मैं सोच रहा हूं थोड़ा बता दें आपको कि अगर डेथ सेंटेंस में डिले होती है तो उसका पार्डन पर अगर डिले होती है तो डेथ सेंटेंस पर उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। हालांकि पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं आपको। इसके पहले मैं आपको बता दूं, हमारा लेक्चर जो प्रेसिडेंट हुआ था उसमें दो स्लिप हो गया था। एक तो ये कि मैंने 352 की जगह कहीं कहीं आर्टिकल 26 बोल दिया था, ठीक कर लीजिएगा। दूसरा, आर्टिकल 352 में मैंने जगह बता दिया था कि ये 3 साल तक लागू होती है उसकी, लेकिन सही पोजीशन ये है कि कोई इसकी लिमिटेशन नहीं होती और 1 साल तक के लिए इसे पार्लियामेंट 6 महीने तक के लिए इसे पार्लियामेंट रिव्यू करके बढ़ा सकती है अनलिमिटेड पीरियड तक के लिए। 3 साल जो पीरियड होता है वो केवल राष्ट्रपति शासन के कंटेक्स्ट में होता है। बस, थैंक यू।